बेसिक्स हैं इसमें। आज ना ये लेक्चर इतना फ्लेक्स नहीं है, बस प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स हैं, और इसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका ओवरव्यू दे भी दिया था इन लेक्चर्स का ना, ठीक है, ये कंटेंट्स जो हैं। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये फर्स्ट जो 4 टॉपिक्स हैं, दीज आर 4 टॉपिक्स हैं, ये तो आपने दूसरी लैंग्वेज में भी बड़े इन डेप्थ देखे हैं, ये आपके लिए नई चीज़ें नहीं है। जस्ट ये होगा कि सिंटैक्स का डिफरेंस होगा, अदरवाइज नेचर ऑफ द प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स जो है ना, फंक्शन हो गया, लूप, स्विच स्टेटमेंट है, कंडीशन स्टेटमेंट, दे आर सेम एंड दे आर यूज इन द सेम वे एज वी हैव यूज्ड इन अदर लैंग्वेज। लेकिन उसके बाद ये जो रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अप टू दिस वन, स्प्रेड पैरामीटर, दीज आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द जावास्क्रिप्ट। और इसमें भी ये जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट है ना, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़, ये बेसिकली पाइथन में भी एग्जिस्ट करता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब इवॉल्व हो रही हैं तो ये चीज़ें बेसिकली इंप्रूव कर रही हैं, लैंग्वेजेस इंप्रूव कर रही हैं ना, तो वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ ये दूसरे में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन रेस्ट पैरामीटर और स्प्रेड ये मैंने नहीं देखे। और एरो फंक्शंस, दिस इज पर्टिकुलरली द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जावास्क्रिप्ट एज पार्ट ऑफ द ES6, ठीक है। और उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट क्लासेस हैं, एरर हैंडलिंग है, ये दोनों टॉपिक्स ये भी बेसिकली और लैंग्वेज में हैं, बल्कि अच्छे हैं इससे। जावास्क्रिप्ट क्लासेस जो हैं, जैसे दैट इज पर्टिकुलरली द टॉपिक ऑफ सिंपल जावा लैंग्वेज जो है ना आपकी, ये उसका टॉपिक ऊप जिसमें आप पढ़ते हैं। और एरर हैंडलिंग, ट्राई कैच ब्लॉक, ये भी आपने और लैंग्वेज में देखा है। टेम्पलेट लिटरल जो है, दिस इज द वन पर्टिकुलर रिलेटेड टू द जावास्क्रिप्ट। इसमें कि आप स्ट्रिंग को किस तरह हैंडल करेंगे, मल्टी लाइन स्ट्रिंग को, अगर स्ट्रिंग के अंदर आप वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर रहे हैं, जिस तरह के आप करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आप प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर से यूज़ करते हैं ना, उसको वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो एज पार्ट ऑफ द टेम्पलेट लिटरल दे हैव इंट्रोड्यूस अनदर सिंटैक्स, एंड पार्ट ऑफ दैट सिंटैक्स इज $साइन एंड ब्रेसेस। और ब्रेसेस के अंदर आप वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल का नेम राइट करेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल टेक्स्ट, और इसके बाद भी टेक्स्ट है, लेकिन बैक टिक्स जो होते हैं ना, इनके अंदर जब आप प्लेस करेंगे इस पीस ऑफ स्ट्रिंग को, तो देन बेसिकली $साइन ब्रेसेस के अंदर जो भी वेरिएबल नेम होगा ना, उसकी वैल्यू को वो खुद ब खुद रेंडर कर लेगा या रीड कर लेगा, ठीक है। जो कि ट्रेडिशनली आप सिंगल कोट्स में जब आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो आप पहले स्ट्रिंग प्लेस करते हैं, फिर वेरिएबल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे A प्लेस किया, वेरिएबल का नेम, फिर रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग, वो कंकैटिनेशन। तो ये लैंग्वेजेस इवॉल्व हो रही हैं, तो इससे चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रामर्स के लिए वो आसान बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कमेंट्स हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं इसको इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्क्राइब करने के बाद, तो जो कॉमन हैं वो मैं थोड़ी क्विकली पास कर दूंगा, और ये जो 3 to 4 टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा टाइम दे देता हूँ ताकि आपको पीस मिल जाए। अब इसके अलावा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर और भी बड़े कंस्ट्रक्ट्स हैं, ठीक है, क्लोजर्स हैं, और देयर अदर थिंग्स एज वेल। तो वो क्योंकि ये जो आपका कोर्स है, दिस इज अबाउट वेब डेवलपमेंट ना, इसमें वेब डेवलपमेंट के अंदर वी हैव टू यूज बेसिकली जावास्क्रिप्ट फॉर द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में हमने ब्राउजर बॉम और डॉम को हैंडल करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और फिर फॉर्म वैलिडेशन को हैंडल करना। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू बी बेसिकली क्विक इन द सेंस कि मैंने इन चीज़ों को, लैंग्वेज के 2 लेक्चर्स तो हैं, लेकिन बट दीज आर नॉट एनफ। तो हम इसको इस तरह देख रहे हैं कि वो कंस्ट्रक्ट्स देख रहे हैं प्रोग्रामिंग के, जो कि हम अगर इन 2 टॉपिक्स को कवर करने के लिए यूज़ करें तो हमारे लिए काफ़ी हैं, हमें समझ आ जाए, ठीक है, कि हम इसमें आसानी से यूज़ कर सकें। सो दिस इज समरी, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं ये और लैंग्वेज में आपने देखी हैं, दीज आर बेसिकली यूज टू एवेलुएट मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस के क्रॉस किसी पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, देन यू यूज दीज स्टेटमेंट्स। एंड इफ यू हैव गॉट द बाइनरी कंडीशन, अगर आपके पास बाइनरी कंडीशन है कि इफ दिस इज द केस देन दिस शुड हैपन, एल्स समथिंग एल्स शुड हैपन, ठीक है। कोई और आपके पास अगर 2 पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, तो फिर आप इफ एल्स यूज़ करते हैं। अगर आपके पास मोर देन 2 कंडीशंस हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर आप इफ एल्स इफ, और फिर एल्स इफ के जितने भी आप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो इसमें ये होता है कि हर एक स्टेटमेंट के अंदर आपके पास एक प्रोग्रामिंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि उसी वक्त एग्जीक्यूट होती हैं व्हेन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू। और जो इफ पार्ट के बाद का स्टेटमेंट होता है, दैट शुड बी ट्रू फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड। अगर आप इसके अंदर जो कोड है इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, दिस कंडीशन शुड बी ट्रू। और इस कंडीशन के अंदर जो है वो आप ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखे।
एंड दीज ऑपरेटर्स रेंज फ्रॉम लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स ही नॉर्मली यूज होते हैं, ठीक है। इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तो और जो स्विच स्टेटमेंट होती है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट इज अ डिफरेंट सिंटैक्स और डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो नीचे इसके एग्जांपल्स हैं ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको थोड़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है। ये इफ़ की एग्जांपल है, फिर ये आपके पास इफ और एल्स की एग्जांपल है, ठीक है। इसमें इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस कोड शुड एग्जीक्यूट, एल्स दिस कोड शुड एग्जीक्यूट, ठीक है। और फिर अगर आपके पास बाइनरी, ये तो बाइनरी कंडीशन हो गई ना, तो आपके पास मल्टीपल कंडीशन है मोर देन 2, देन यू हैव गॉट दिस पीस ऑफ कोड एज एन एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये डेट का जो मेथड है ये बिल्ट इन मेथड अवेलेबल है एज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर फर्दर आपके पास, अगर आप इसके जावास्क्रिप्ट की किसी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं ना, तो वहाँ पे आपके पास एक बड़ा सा टेबल मिलेगा, और उस टेबल के अंदर इससे रिलेटेड जो फर्दर मेथड्स हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल डेट है ना, अब डेट और टाइम, टाइम भी इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली हैंडल होता है। तो डेट के अंदर डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, टाइम को गेट करना, आवर्स को गेट करना, मंथ्स को गेट करना, फिर फॉर एग्जांपल टाइम को डिफरेंट फॉर्मेट्स में गेट करना, फिर टाइम के डिफरेंट सेकंड्स को गेट करना, और वो सारे मेथड्स उस टेबल के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है, एज पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर से गेट आवर्स का एक मेथड यूज़ किया विच रिटर्न्स द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे इन 24 आवर फॉर्मेट, 24 घंटों का जो फॉर्मेट होता है ना उसमें ये आवर्स रिटर्न करता है। तो अगर आप वो 12 आवर AM PM में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग मेथड्स होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर से हमने टाइम को गेट करके टाइम के अंदर सेव कर लिया और फिर उसको कंपेयर कर दिया 3 डिफरेंट कंडीशंस के लिए, एंड विच ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, बेसिकली दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। तो दीज आर द इफ एल्स कंडीशंस। हाँ जी सर ये लाइव फैच करके देता है? हाँ जी, लाइव फैच करंटली जो आपका बेसिकली टाइम है ना वो फैच करके देगा और बताएगा कि ये फॉर एग्जांपल अभी 23 आवर्स हुए हैं या 8 आवर्स हुए हैं या 12 आवर्स हुए हैं, तो वो उस हिसाब से। तो इफ़ टाइम इज़ लेस देन 10 मीन्स के अगर 10 से लेस वैल्यू होगी तो गुड मॉर्निंग, अगर फॉर एग्जांपल 10 से ग्रेटर वैल्यू है और 20 से लेस है देन दिस एल्स इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और अगर 20 या 20 से ग्रेटर है देन दिस थर्ड पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये लाइव फैच करके आपके सिस्टम से डेट को रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो जब आप इसका ओवर द वेब जाके इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे ना, स्पेसिफिकेशन, तो आपको इसमें रेंज ऑफ मेथड्स मिलेंगे और दे प्रोवाइड फुल कंट्रोल ऑफ द डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन स्टेटमेंट है दैट इज स्विच, इसी के अंदर स्विच भी एग्जिस्ट करती है, और स्विच जो है ये डिफरेंट है इफ एल्स से इन द सेंस के, अदरवाइज तो सेम ही है, सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। या इसमें एक और जावा में जब मैं देखा तो उस वक्त इसमें 1 or 2 डिस्टिंक्शन होती थी, वो इसमें ये हो सकता है कि इफ एल्स इज डिफरेंट, ये इस तरह हो सकती है कि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट्स यूज़ ना करें ना, ठीक है, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट्स यूज़ ना करें तो जो आप स्विच के एक्सप्रेशन, उसके बाद आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करता है। इसका वैल्यूएशन के बाद जो रिजल्ट आता है ना, उस रिजल्ट को केस के बाद जो ये XYZ लिखा हुआ है ना इसके साथ कंपेयर करता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ रहा है, इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, 2 आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर आपके पास मल्टीपल केसेस हैं 2 के ना, फॉर एग्जांपल ये भी केस 2 है, सेकंड भी केस 2 है, थर्ड जो केस है दैट इज 3 4 5 6, तो अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट प्लेस नहीं करेंगे तो ये दोनों केसेस को एग्जीक्यूट कर देगा, विच इज़ नॉट द केस इन द इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में जब आप प्लेस करते हैं तो आपको किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को ही एग्जीक्यूट करना हो, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस है, अगर आप ब्रेक प्लेस नहीं करेंगे, ये नहीं करेगा कि फर्स्ट केस को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद आउटसाइड द स्विच स्टेटमेंट खुद ब खुद मूव कर गया, नहीं, इसमें जितने केसेस के साथ ये मैच कर जाएगा उतने केसेस को एग्जीक्यूट कर देगा, एंड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल केसेस देन वी प्लेस द ब्रेक। So this is a kind of difference between the if else and switch statement when used for the condition statement, ठीक है। अदरवाइज ये काइंड ऑफ सिमिलर फंक्शनैलिटी है और नॉर्मली हम ज़्यादातर टाइम में हम इफ एल्स स्टेटमेंट से यूज़ करते हैं, स्विच रेयरली यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह राइट साइड पे जो एग्जांपल है ना, इसमें देखें डेट डॉट गेट डे,
ये इसका एक और मेथड है गेट डे। अब जो गेट डे है इट रिटर्न्स डे इन द नंबर फॉर्मेट, 0 से लेके 6 तक वैल्यू रिटर्न कर, ठीक है। 0 करस्पॉन्ड्स टू संडे और इसके बाद आप रेस्ट ऑफ द वैल्यूज को खुद मैप कर सकते हैं। तो जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन द डे, आज कौन सा दिन है, तो उस पर्टिकुलर केस के साथ वो मैच करेगा और उसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन की और फिर वो ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद आउटसाइड द स्विच स्टेटमेंट आपके बाद जो भी आपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की वहाँ पे मूव कर देगा। और अगर कोई भी स्टेटमेंट मैच ना करे तो यहाँ पे तो आपने डिफ़ॉल्ट नहीं प्लेस किया हुआ ना, ठीक है, क्योंकि ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ यही हैं 0 से लेकर 6 तक। लेकिन अगर कोई भी केस मैच ना करे तो आपके पास डिफ़ॉल्ट का ब्लॉक भी होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है दैट केस, ठीक है। तो ये स्विच स्टेटमेंट है, दीज आर पार्ट ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर लूप्स जो हैं, लूप्स ओरिजिनली दूसरी लैंग्वेज में तो हमारे पास 3 लूप्स होते थे, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। हम इन्हीं को बेसिकली यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। लेकिन जो बेसिकली न्यू वर्जन आए हैं, फॉर एग्जांपल इन द कंटेक्स्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, इसमें नए डाटा स्ट्रक्चर्स आए हैं। इसमें वन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर वी हैव कवर्ड इज द ऑब्जेक्ट टाइप डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप बेसिकली आपके पास डाटा टाइप है जो कि आपको डाटा को डिफरेंट तरह से करने में हेल्प करती है। इसके अलावा आपके पास एरेज जो हैं, एरेज बड़ी काइंड ऑफ इस तरह इम्प्रूव है कि उसके साथ एसोसिएटेड मेथड्स आ गए हैं, ठीक है। जैसे एरे आइट्रेशन थी, एरे के स्टैक्स अगर आपने यूज़ करने हैं, एरेज को एज अ स्टैक यूज़ करना है तो उसके लिए मेथड्स थे। फिर आपने पास क्यू के लिए भी मोस्ट प्रॉब्ली होंगे, ठीक है। तो इस तरह के मेथड। उसके बाद फिर एरेज आप ट्रेडिशनली तो इन्हीं लूप से ट्रैवर्स करते थे, फॉर से, वाइल से या डू वाइल से, ठीक है। लेकिन एरेज को ट्रैवर्स करने के लिए एक सेपरेट मेथड भी आ गए। अब इसमें जो आपके पास ये जावास्क्रिप्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट्स को ट्रैवर्स करने के लिए आप जो लूप यूज़ करते हैं दैट इज़ फॉर इन लूप, ठीक है। तो फॉर इन लूप आपको ये प्रोविजन देता है कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो ये फॉर इन लूप आपको प्रोविजन देता है कि आप आसानी से की के क्रॉस वैल्यूज़ को फैच कर लें। की मेंशन करें इस लूप के अंदर, वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, की मेंशन करें वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी तरह एरे के लिए जो आपके पास लूप है दैट इज़ फॉर ऑफ लूप, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, फॉर ऑफ लूप। इसी तरह फॉर ईच भी है, शायद फॉर ईच भी है, फॉर ऑफ भी है, ठीक है। तो आपके पास अब वो ट्रेडिशनल जो लूप्स है उनके साथ और न्यू सेट ऑफ लूप्स आ गए जो कि आपको मोर पावर देते हैं ओवर द ट्रैवर्सिंग। तो आप ये ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स फॉर लूप से भी कर सकते हैं, इट इज़ नॉट द केस कि नहीं कर सकते, लेकिन मोर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स राइट करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो जब आप इन लूप से करेंगे तो आपको पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा बीइंग द डेवलपर, ठीक है। तो इन्हीं की एग्जांपल जो हैं ये मैंने जो हेडर में लिंक हाइपर लिंक ऐड किया हुआ, यहाँ पे जाएं तो आपको इनकी एग्जांपल्स अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो दैट वोंट बी डिफिकल्ट आएगा। तो ये आपके पास लूप्स हैं। फिर लूप्स के अंदर ये देखें, एरे को अगर फॉर लूप से आइट्रेट करना है दिस इज़ द वे, ठीक है। लेंथ तक लूप चलाने के बाद हर एक आइटम को गेट कर लेंगे, तो इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट। फिर लूप्स के बाद आपके पास फंक्शन हैं, फंक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अदर लैंग्वेज एज वेल, दूसरी लैंग्वेज में आप देखते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें कॉल बैक जब फंक्शन राइट करते हैं तो उस कंटेक्स्ट में एरो फंक्शन की एप्लीकेशन आई है। एक नया सेंटेक्स इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज नोन एज एरो फंक्शन, दैट इज अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ राइटिंग द फंक्शन, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो द अनोनिमस फंक्शन एज वेल, कि इसका नेम नहीं होता। लेकिन कस्टम फंक्शंस, अच्छा अब जावास्क्रिप्ट में अगर आप थोड़ा सा बैक जाएं तो हमने अलर्ट और प्रॉम्प्ट देखा था ना, अलर्ट और प्रॉम्प्ट के फंक्शंस भी देखे थे। सो दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस जो कि डायलॉग बॉक्सेस को ओपन कर देते हैं, ठीक है। वो बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है। फिर आप कस्टम फंक्शंस राइट कर सकते हैं, खुद से फंक्शन राइट कर सकते हैं, ठीक है? खुद से फंक्शन राइट करने का जो ट्रेडिशनल मेथड है और लैंग्वेज में भी आपने देखा है वो तो यही है कि पहले फंक्शन का कीवर्ड होगा और फिर फंक्शन नेम होगा और फिर पैरेंथेसिस और ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब ये फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं, वाई यू यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका ये रीज़न होता है कि अगर आपने किसी पीस ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है तो रादर दैन कि आप उस कोड को बेसिकली मल्टीपल प्लेसेस पे कॉपी पेस्ट करें, वाई नॉट टू प्लेस दैट single piece of code in a function and then call that function at multiple places, so that reduces the number of lines of code and makes the thing simple and easier. एडिटिंग भी आसान बना देता है, अगर आपने फंक्शन को एडिट करना हो तो यू हैव टू एडिट ओनली एट सिंगल प्लेस। तो ये वाले एडवांटेजेस भी आपको दूसरी लैंग्वेज के अंदर साथ साथ चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वे जो जावास्क्रिप्ट में था फंक्शन डेफिनेशन का, दैट वाज वेरी मच लाइक दिस वन, फंक्शन, फंक्शन नेम,
और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, ठीक है। लेकिन एज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट आपके पास एक नया टू न्यू सेट ऑफ, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं सिंटैक्स इंट्रोड्यूस हुए। फर्स्ट तो आपको ये लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, यही वो सिंटैक्स है जो कि हमने ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी यूज़ किया, ठीक है, जिसमें हेलो एक वेरिएबल है जिसको फंक्शन असाइन कर दिया, जो मैंने वहाँ पे आपको डिस्क्राइब भी किया। तो ये जो फंक्शन है दिस इज़ नॉट एन एरो फंक्शन, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शन है उससे डिफरेंट है। ट्रेडिशनल वे ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन में क्या होता था, फंक्शन और फंक्शन कीवर्ड फन और उसके बाद उसका पैरेंथेसिस और बॉडी। तो अगर आपने अनोनिमस फंक्शन डिफाइन करने हैं, फंक्शन विदाउट नेम, तो फिर आप फंक्शन लिखते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस और फिर उसकी बॉडी डिफाइन कर देते हैं। लेकिन फिर इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आप क्या करते हैं, फिर देयर इज अ मेथड यू कैन असाइन दिस फंक्शन टू अ वेरिएबल। तो ये हेलो जो है दिस इज बेसिकली अ वेरिएबल। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जब इसको कॉल करना होगा तो फिर आप ये करेंगे हेलो, हेलो के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, तो दिस इज अनदर सिंटैक्स, ठीक है। अब इस सिंटैक्स से जब आप एरो फंक्शन की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन का कीवर्ड है वो भी अरेज हो जाता है, फंक्शन के कीवर्ड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट अवे पैरेंथेसिस के अंदर आप बेसिकली पैरेंथेसिस प्लेस करें, उसके बाद एरो, फैट एरो जिसको कहते हैं, एरो फंक्शन का सिंटैक्स है, और उसके बाद ब्रेसेस के अंदर उसकी बॉडी डिफाइन करें, ठीक है। अब अगर आपने इसमें पैरामीटर्स पास करने हैं, जिस तरह के नीचे पास है, फॉर एग्जांपल वैल एक पैरामीटर है, या नोड में रिक्वेस्ट और रिस्पांस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, रिक्वेस्ट और रिस्पांस के, तो वो बेसिकली इन पैरेंथेसिस के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास फंक्शन के अंदर सिर्फ सिंगल ही स्टेटमेंट है, जिस तरह के ऊपर रिटर्न हेलो वर्ड, ठीक है, फिर आप उस स्टेटमेंट को विदाउट ब्रेसेस भी प्लेस कर सकते हैं, लाइक हेलो और प्लस वैल, दैट्स इट, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट। लेकिन नॉर्मली फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये वाला जो है ये एक्सेप्शनल केसेस है, जो नीचे डिफाइंड है, दिस इज एक्सेप्शनल केस, ठीक है। और राइट साइड पे जो है अगर आपने सिंगल पैरामीटर स्पेसिफाई करना है, यू कैन यूज विदाउट पैरेंथेसिस। तो ये एक्सेप्शनल सिनेरियोज हैं जो कि नीचे डिस्क्राइब हैं। ऊपर जो राइट साइड पे सिनेरियो डिस्क्राइब है, दिस हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कि आप पैरेंथेसिस स्पेसिफाई करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे, फिर आप फैट एरो और उसके अंदर बॉडी, और यही आप सिंटैक्स यूज करते हैं जब आप कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करते हैं, मीनिंग फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको फंक्शन कीवर्ड और इस तरह की चीज़ें नहीं, आप जस्ट स्ट्रेट अवे फंक्शन की बॉडी डिफाइन करते हैं, उसके अंदर पैरेंथेसिस के साथ फैट एरो के साथ उसको डिफाइन करते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इट इज़ मेयरली अ डिफरेंस ऑफ सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेडिशनल वे में देखें फंक्शन डेफिनेशन और एरो फंक्शन देखें, तो आप यू माइट कैन आस्क क्वेश्चन के इज इट जस्ट अ डिफरेंस इन द सिंटैक्स, सिर्फ सिंटैक्स का ही डिफरेंस है या इससे बढ़ के कुछ है। तो जब आप ऑनलाइन ब्लॉग्स देखेंगे ना, यू माइट फाइंड के देयर समथिंग एल्स एज वेल, ठीक है। ये सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस नहीं है, इसमें जो प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट आप फॉर एग्जांपल दिस कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो दिस कीवर्ड जो है दैट एक्ट्स डिफरेंटली इन बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस। जब आप ट्रेडिशनल फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके अंदर दिस कीवर्ड एक डिफरेंट तरह बिहेव करता है, और एरो फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड डिफरेंट तरह बिहेव करता है। इसी तरह आप एरो फंक्शन को एज अ कंस्ट्रक्टर नहीं यूज कर सकते। जो क्लासेस होती है ना, क्लासेस के अंदर आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, तो एरो फंक्शन को आप एज अ कंस्ट्रक्टर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं, तो लेकिन एट द बेसिक लेवल मतलब जो कैटेगराइज किया जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ और कंसाइज वे ऑफ राइटिंग द फंक्शन, ठीक है। लेकिन फंक्शन की अगर आप डेप्थ में जाएं प्रोग्रामिंग की, तो उसमें जो फंक्शन के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसमें भी डिफरेंसेस हैं, जिस कीवर्ड को डिफरेंट तरह हैंडल करता है यार फंक्शन, कंस्ट्रक्टर के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। और भी मैंने 3-4 चीज़ें रीड की थी बट आई डोंट रिमेंबर, तो वो आप ब्लॉग्स में अगर जाकर देखें तो आपको इसका डिफरेंस समझ आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह के जो एनोनिमस फंक्शंस हैं दे आर डिफाइंड इन अदर लैंग्वेज एज वेल। तो पाइथन के अंदर लैम्ब्डा फंक्शन होता है, ठीक है। तो फंक्शन जब आप डिफाइन करते हैं तो देयर आर टू अप्रोचेज एज वेल। एक एक आप कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। सेकंड आप एक आपके पास टर्मिनोलॉजी है फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एरो फंक्शंस को आप एज अ फंक्शन एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है कि जिसमें फॉर एग्जांपल जब आप कीवर्ड फंक्शन यूज करते हैं जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, और उसमें फन कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस यूज करते हैं, फिर ब्रेसेस यूज करते हैं।
अब इस फंक्शन को आप किसी एक्सप्रेशन में प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, इस फंक्शन को आप किसी एक्सप्रेशन में प्लेस नहीं कर सकते, इसको सेपरेटली डिक्लेयर करेंगे, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फंक्शन डिक्लेरेशन। लेकिन जो एरो फंक्शन है इसको आप किसी फंक्शन की फॉर एग्जांपल विद इन द फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह कॉल बैक फंक्शन के तौर पर यूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फंक्शन एक्सप्रेशंस एज वेल, इसको एज अ फंक्शन एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप वेब पे जाएं और वहाँ पे इस डिफरेंस को फाइंड करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन, तो फिर आपको ये डिफरेंस भी इसका समझ आ जाएगा। और एरो फंक्शंस को आप एज अ फंक्शन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, मीनिंग दैट विद इन स्टेटमेंट आप इसको फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जिस तरह के कॉल बैक फंक्शन में करते हैं कि फंक्शन को विद इन अ फंक्शन यूज कर लेते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड था वो फंक्शन एक सेपरेट बॉडी डिफाइन होती है, जिसमें फंक्शन का कीवर्ड होता है, फंक्शन का नेम होता है और उसके अंदर उसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो वो फंक्शन डेफिनेशंस होती हैं, डिक्लेरेशंस होती हैं, जिनको आप जब कॉल करते हैं तो फिर आप फंक्शन का नेम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फन, तो फिर ये फंक्शन कॉल होगा। लेकिन एरो फंक्शन जो है वो बेसिकली विद इन द फंक्शन भी कॉल हो जाता है जब आप कॉल बैक के तौर पर यूज करते हैं। So there's a total basically history behind this. It is not merely just the difference in syntax. So that's what I was trying to emphasize. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये सारी जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन अभी अपकमिंग लैब में? हाँ, इसमें लैब में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन इसको फिर हमने क्योंकि लैंग्वेज को यूज़ करना है फॉर वैलिडेशन और डॉम मैनिपुलेशन और डॉम के लिए ना, तो हम इसको अप्लाई करेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ डॉम। और इस कोर्स में शायद हम इतना एरो फंक्शन को यूज़ ना करें, ठीक है, वो उस कंटेक्स्ट में आप यूज़ करेंगे जब आपने फॉर एग्जांपल कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करने होंगे एज लेटर, उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन द इनिशियल लैब्स जस्ट पार्ट ऑफ द सिंटैक्स इसको एग्जीक्यूट करके देख लेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल फंक्शन करें तो उसमें उसको किस तरह कर सकते हैं और एरो फंक्शन का सिंटैक्स किस तरह डिफरेंट है, तो वो हम देख लेंगे। लेकिन इसको फिर हमने अप्लाई करना है, ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन और वैलिडेशन के लिए। तो उसमें वैलिडेशन के लिए जो मैं सिंटैक्स बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ वो मैं एरो फंक्शन को यूज़ नहीं करता, वो मैं नॉर्मल सिंटैक्स को ही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इसको हर एक चीज़ को फॉर एग्जांपल जो भी ऑपरेटर्स हैं ना, स्प्रेड ऑपरेटर, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, इसको हम छोटे छोटे कोड्स राइट करके या कोड्स कहीं से बोरो करके इसको रन करके देख सकते हैं, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को डिफरेंशिएट करके उनमें डिफरेंस क्रिएट करके देख सकते हैं ये किस तरह का। Hopefully you've answered, you've got the answer to this. ठीक है, तो ये फंक्शन से रिलेटेड हो गया। अब उसके बाद फंक्शन के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। अब ये जो पैरामीटर स्पेसिफाई करने का मेथड है, दिस वर्क्स इन द ट्रेडिशनल फंक्शन, ये ट्रेडिशनल फंक्शन में के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ सिनेरियोज में ऐसे होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आप जो रिसीविंग जहाँ पे आपने फंक्शन डिक्लेरेशन की हुई है या फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, वहाँ पे आप विद इन पैरामीटर्स स्पेसिफाई करते हैं कि आई एक्सपेक्ट 3 डिफरेंट पैरामीटर्स इन द फंक्शन, ठीक है। लेकिन जहाँ से फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल फन, वहाँ से आप सिर्फ 2 पैरामीटर्स की वैल्यूज पास कर रहे हैं, 2 और 3। तो पहले क्या होता था, जो कि इन फीचर से पहले जो होता था कि ये एरर जनरेट करता था कि बेसिकली 3 वैल्यूज आर एक्सपेक्टेड, कि आप 3 वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपने पास सिर्फ 2 की, सो देयर इज एन एरर, ठीक है। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं लैंग्वेज के एज पार्ट ऑफ द ES6, तो उन्होंने इसको ओवरकम किया कि यू कैन प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल सी की मैं वैल्यू 4 डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। इन केस यहाँ से मैं जस्ट 2 वैल्यूज को पास करूँ, 2 और 3 को, तो थर्ड वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड एज अ डिफॉल्ट वैल्यू। जो 4 वैल्यू होगी ये सी के अंदर रिप्लेस हो जाएगी, मीन्स के सी इसको एज्यूम कर लेगा दिस इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर मैं 3 वैल्यूज को पास करूंगा 2, 3, 5, तो फिर ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है इट विल बी रिप्लेस्ड विद दिस पास्ट वैल्यू 5, ठीक है। तो दिस फीचर इज प्रोवाइडेड। तो इससे हाँ जी सर एक सवाल है। हाँ जी, सर ये हम अलर्ट यूज क्यों नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों यूज कर रहे हैं? अलर्ट भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है ये आपके
वेब पेज पे राइट करता है। जिस तरह वो कंसोल में आप प्रिंट नहीं यूज करते, प्रिंट या प्रिंट एफ कंसोल में राइट करने के लिए, यस सर। ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है, आपके वेब पेज के ऊपर राइट कर देता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जबकि अलर्ट जो मेथड है वो डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, वो डायलॉग बॉक्स इस तरह का ओपन करता है जिसके अंदर मैसेज डिस्प्ले होता है। तो आप इसको बेसिकली फंक्शन कॉलिंग के लिए मोस्ट प्रॉब्ली अलर्ट के अंदर से शायद फंक्शन कॉल वो चेक करना पड़ेगा, लेकिन अलर्ट जो है ना वो इस तरह मैसेज को डिस्प्ले करेगा और फिर ओके का बटन होगा डायलॉग बॉक्स के ऊपर, ठीक है। पॉप अप करेगा ना ये। जब तक आप ओके पे क्लिक नहीं करेंगे ना तो ये डायलॉग बॉक्स डिसअपीयर नहीं होगा, और जब तक डायलॉग बॉक्स डिसअपीयर नहीं होगा तो रेस्ट ऑफ द वेब पेज को आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ये इसी तरह वर्क करता है जिस तरह आप प्रिंट स्टेटमेंट को से प्रिंट करते हैं ऑन द वेब पेज। तो इसमें डिफरेंसेस हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मली जब हमने कोई ऐसा मैसेज डिस्प्ले करना हो ना ओवर द वेब पेज कि जिसमें यूज़र की अटेंशन रिक्वायर्ड हो, मीनिंग दैट कि वो इसको रीड करे, मस्ट रीड करे, अदरवाइज जब तक वो रीड नहीं करेगा तो आप उसको रेस्ट ऑफ द वेब पेज का एक्सेस नहीं देना चाहते। इट कैन बी एन एरर मैसेज, इट कैन बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, ठीक है। तो फिर आप अलर्ट बॉक्स के अंदर करते हैं ताकि यूज़र इसको रीड करके ओके पे क्लिक करे। जब ओके पे क्लिक करेगा मीनिंग दैट के ही हैज़ रेड दिस मैसेज। अगर आप मैसेज को सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट से उसको डिस्प्ले कर देंगे ना, इट इज़ पॉसिबल कि वो इसको रीड ना करे क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट डायलॉग बॉक्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसी मैसेज डिस्प्ले होता है जिसमें आप स्क्रॉल करें और वेब पेज को स्क्रॉल करते जाएं, बेशक आपके पास मैसेज वहाँ पे रिटर्न हो। सो दीज आर डिफरेंट सिनेरियोज। तो जिस सिनेरियो में हमने यूज़र की अटेंशन गेट करनी हो मैसेज की तरफ ना, यूज़र का ध्यान या उसको अटेंटिव करना हो, तो फिर हम अलर्ट यूज़ करते हैं और उसको अलर्ट के साथ ओके का बटन होता है जो कि उसको बेसिकली यूज़र को अलाउ करता है कि वो प्रेस करे और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द वेब पेज को एक्सेस करे। सो यू कैन यूज़ अलर्ट एज वेल इन सम केसेस में। फॉर एग्जांपल आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं इन सम सिनेरियो जिसमें राइट की बजाय अलर्ट यूज़ कर लें या अलर्ट की बजाय राइट यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है, अगर आपने पहले वहाँ से यहाँ से वैल्यू पास नहीं की तो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसिडर होगी, अदरवाइज जो आपने वैल्यू पास की है वो कंसिडर हो जाएगी। तो डेवलपर को काइंड ऑफ कंट्रोल दे रहा है ना, मोर पावर दे रहा है इन द वे कि आपको एरर्स जनरेट नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये एरर्स को अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे है आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ना, दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ टेम्पलेट रिटर्न, ये मैंने अभी आपको बताया। तो टेम्पलेट रिटर्न में आप वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये से हेलो मेथड है, इसके अंदर आप एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेम, और नेम की आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है वर्ल्ड, तो दिस इज डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो रिटर्न में आप बैक टिक्स के अंदर हेलो और डॉलर साइन और ब्रेसेस के अंदर जस्ट आपने वेरिएबल नेम राइट कर दिया। अब यहाँ पे आपने कंकैटिनेट नहीं किया। इफ दिस बैक टिक वुड नॉट हैव बीन अवेलेबल तो आप क्या करते, सिंगल टिक्स के अंदर हेलो लिखते, फिर यहाँ पे प्लस लिखते और फिर नेम को प्रिंट करें, ठीक है। तो दिस इज द फीचर इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ द ES6 नोन एज टेम्पलेट रिटर्न। इसके अंदर आप जस्ट बैक टिक्स के अंदर स्ट्रिंग भी प्लेस कर देंगे और वेरिएबल नेम भी प्लेस कर देंगे विद इन द ब्रेसेस एंड द डॉलर साइन बटन, ठीक है। अब इसको आप नीचे से कॉल कर रहे हैं यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हेलो जिसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में जो यहाँ पे डिस्प्ले होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, दैट वुड बी हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी। जबकि जो लास्ट में आपने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें क्योंकि आपने वैल्यू को पास किया है तो एट दिस पॉइंट बेसिकली इट विल डिस्प्ले द स्टेटमेंट हेलो जॉन, ठीक है। तो जब आप वैल्यू को पास करेंगे तो वो यूज़ हो जाएगी, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ हो जाएगी। तो ये पाइथन के अंदर और लैंग्वेज के अंदर भी ये फीचर अवेलेबल है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। नेक्स्ट इज द रेस्ट पैरामीटर। तो रेस्ट पैरामीटर इज यूज्ड व्हेन you have to pass an arbitrary number of parameters to a function। जब आपने किसी फंक्शन के अंदर arbitrary number of parameters पास करनी है, ठीक है। तो इसमें आप ये करते हैं कि रिसीविंग साइड पे जितने पैरामीटर्स तो आपको आइडिया है कि आप रिसीव करेंगे उतने तो आप कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं डेफिनेशन में, लेकिन उसके बाद आप एक रेस्ट पैरामीटर से
दिस इज नोन एज रेस्ट पैरामीटर। 3 डॉट्स के साथ एक थर्ड पैरामीटर डिफाइन कर देंगे, फॉर एग्जांपल सी। अब ये जो सी जो होगा ना, दिस वुड बी एन एरे, ये एरे है। ए एंड बी आर वेरिएबल्स बट सी इज एरे। तो जब आप यहाँ से फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर आपने 2 पैरामीटर्स पास किए 1 एंड 2, फिर तो ये 1 रिप्लेस हो जाएगा ए में और 2 रिप्लेस हो जाएगा बी में, और जो सी एरे होगी दैट वुड बी एन एम्प्टी एरे। अगर आप यहाँ पे थर्ड पैरामीटर भी पास करते हैं 3, तो थर्ड वैल्यू है दैट वुड बी सेंट टू द एरे सी, और इसके अंदर एरे का साइज क्या होगा 1। तो सी ऑफ 0 पे जो वैल्यू सेव होगी दैट वुड बी 3। ठीक है, इस तरह यहाँ पे अगर आप 4 वैल्यूज पास कर दें 3 और 4, या 5 कर दें 3 4 5, तो ये तीनों वैल्यूज जो हैं दैट वुड बी सेंट टू दिस एरे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, और इसको आप इसके ऊपर सारे के सारे वो एरे के फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं जिसको हमने पहले देखे, एरे आइट्रेशन और पुश पॉप। तो बेसिकली ये एरे हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट पैरामीटर। अब ये रेस्ट पैरामीटर जो है, इट शुड ओनली बी द लास्ट पैरामीटर इन द फंक्शन डेफिनेशन। आप इसको ये नहीं कर सकते कि पहले रेस्ट पैरामीटर प्लेस कर दें और उसके बाद 2 वेरिएबल्स प्लेस कर दें, इट वोंट वर्क। आपको इसको लास्ट पैरामीटर करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल वैल्यू पहले जो वैल्यूज पास करेंगे उसको इंडिविजुअल वेरिएबल्स में वो असाइन कर देगा, लेकिन जो उसके बाद वाली वैल्यूज होंगी उन सबको इस एरे में रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसमें भी हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही यूज़ किया, और फर्स्ट हमने 5 पैरामीटर्स पास किए हैं, तो 1 और 2 तो हैं वो ए बी में चले जाएंगे, 3 4 5 जो है दैट वुड बी सेंट टू द ARGS एरे, जो आपको राइट साइड पे प्रिंटेड नजर भी आ रहा है। फिर उसके बाद हमने इससे भी ज़्यादा वैल्यूज पास कर दी, तो फर्स्ट 2 वैल्यूज जो हैं दैट वुड बी सेंट टू द A and B, और रेस्ट ऑफ द 5 और 6 वैल्यूज विल बी सेंट टू दिस एरे। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट पैरामीटर। इसी तरह इसके बिल्कुल ऑपोजिट है स्प्रेड पैरामीटर। तो रेस्ट पैरामीटर में तो हम फंक्शन की डेफिनेशन में एरे रिसीव कर रहे थे ना, स्प्रेड पैरामीटर में बेसिकली हम जहाँ से फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ से एरे पास करेंगे। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट की जो स्पेसिफिकेशन है वो खुद ब खुद इस स्प्रेड को काइंड ऑफ, जिस नेम स्प्रेड है, इसको स्प्रेड कर देगी इन वेरिएबल वैल्यूज। ठीक है, तो यू माइट बी थिंकिंग अगर मैं यहाँ से 5 वैल्यूज पास कर दूँ 1 2 3 4 5, लेकिन रिसीविंग जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन है वहाँ पे सिर्फ 3 वेरिएबल्स हैं, तो व्हाट वुड हैपन? तो ये करेगा कि फर्स्ट 3 वैल्यूज को वेरिएबल्स को साइन कर देगा और रेस्ट 2 वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, लेकिन जहाँ से आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसको, उसमें आपने वही ऑपरेटर यूज करना है जो कि आपने रेस्ट में यूज किया, मीनिंग दैट 3 डॉट्स। तो आपने ये लेट नंबर्स की एक एरे क्रिएट की 5 12 18। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इस ऐड नंबर्स का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर इस एरे को विद 3 प्री पेंडिंग डॉट्स पास कर दिया। यहाँ पे आपने डेफिनेशन राइट की, तो डेफिनेशन के अंदर आपने 3 वेरिएबल्स के अंदर ये 3 वैल्यूज रिसीव कर ली, और इसको बेसिकली यहाँ पे जिस तरह भी मैनिपुलेट करेंगे दैट डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ। ठीक है, तो इट एक्ट्स वेरी मच लाइक ऑपोजिट, कि रिसीविंग साइड पे बल्कि के पास एरे नहीं है, बल्कि सेंडिंग साइड से आप एरे को सेंड कर दें। ठीक है, सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कट किया, समझा देंगे। हाँ जी, जो आपने नंबर्स से कट किए, जो इग्नोर कर देते हैं वैल्यूज, तो वो समझा देंगे हल्का सा, जो वैल्यूज इग्नोर हो जाती हैं। वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे तो एरे के अंदर 3 ही वैल्यूज है ना, 5 12 और 8, और रिसीविंग यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं 3 नंबर्स को, वहाँ पे 3 ही पैरामीटर स्पेसिफाइड हैं, 3 ही वेरिएबल्स हैं, तो ये तो एग्जैक्टली मैप कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आपके पास मोर देन 3 वैल्यूज हों एरे के अंदर, लेकिन आप रिसीविंग साइड पे जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है वहाँ पे जस्ट आपने 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, तो जो रेस्ट ऑफ द 2 वेरिएबल्स है ना वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, मतलब उसको कंसिडर ही नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी वेरिएबल वहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास 5 वैल्यूज हैं तो फिर वो रेस्ट ऑफ द 2 वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देगा। तो इससे रिलेटेड आप और भी इंफॉर्मेशन उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्लासेस हैं, तो जिस तरह आपके पास ट्रेडिशनल जावा के अंदर क्लासेस होती थी, ठीक है, उसी तरह हैं क्लासेस, लेकिन इसके अंदर क्योंकि अभी ऊप का इतना कंसेप्ट नहीं है जावा स्क्रिप्ट के अंदर ना, ऊप, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो इसकी वजह क्या है कि शुरू में क्लासेस नहीं आई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जावा स्क्रिप्ट जो शुरू में इंट्रोड्यूस हुई थी ना, दैट वाज फॉर द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इन द ब्राउज़र, बस इसका स्कोप ये था कि ब्राउज़र के अंदर आपने
क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करनी है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है। लेकिन जब आपके पास सर्वर साइड पे भी जावास्क्रिप्ट आ गई और MVC फ्रेमवर्क्स भी आ गए, ठीक है, फिर बेसिकली ये लैंग्वेज इवॉल्व होना स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर उसके अंदर जब MVC फ्रेमवर्क्स में नॉर्मली जो कंट्रोलर पार्ट होता है ना, दैट इज इन बेसिकली द क्लासेस फॉर्मेट, उसके अंदर क्लास डिफाइंड होती है, क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो फिर बेसिकली इन्होंने ES6 एज पार्ट ऑफ द ES6 व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015, इन्होंने क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और अभी क्योंकि ये इवॉल्व कर रहा है, इतना मेच्योर नहीं है, तो इतना इसके अंदर इन डेप्थ में आपको शायद ओवर द वेब इंफॉर्मेशन ना मिलेगी। फॉर एग्जांपल जो जावा की क्लासेस होती हैं उसमें प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने सर्च किया था, इसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन है फॉर टाइम बीइंग में। लेकिन एनी हाउ जो क्लासेस का बेसिक कंस्ट्रक्ट्स है ना, जो कि आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगा, वो इसके अंदर भी अवेलेबल है। मीनिंग दैट कि किसी भी क्लास के अंदर आपके पास कंस्ट्रक्टर होता है, तो जावास्क्रिप्ट क्लासेस के अंदर भी कंस्ट्रक्टर है। नीचे आप अगर स्क्रिप्ट पार्ट में आए तो जब आप क्लास क्रिएट करते हैं तो इस तरह क्रिएट करते हैं, क्लास कीवर्ड के साथ, क्लास नेम, और बेसिस के बाद उसके अंदर क्लास की डेफिनेशन। तो क्लास की डेफिनेशन में कंस्ट्रक्टर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब भी आप क्लासेस क्रिएट करते हैं तो आप क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन रन होता है विद इन द क्लासेस, दैट इज द कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए आप सिंपल कंस्ट्रक्टर लिखते हैं और उसके बाद उसका बेसिकली पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं। अब जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उसमें आपके पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होती है, ठीक है। तो इसमें मैंने एज सच कोई इसको होगा सही कंसेप्ट, लेकिन मैंने इसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हम इस कोर्स के अंदर इसको इतना इन डेप्थ यूज़ नहीं करने जा रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं ये आपसे नहीं कहूँगा व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जस्ट एज अ बेसिक सिंटैक्स को अंडरस्टैंड कर लें और जावास्क्रिप्ट की इनहेरिटेंस किस तरह होती है और इसके अंदर से जो मेथड्स हैं उनको किस तरह एक्सेस किया जाता है, कंस्ट्रक्टर को किस तरह डिफाइन किया जाता है। सो दिस इज बेसिक पार्ट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को आप यूजिंग कंस्ट्रक्टर कीवर्ड डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। और फिर जब भी आप क्लासेस यूज करते हैं तो उसमें आप दिस का कीवर्ड भी यूज करते हैं, क्योंकि जब क्लासेस यूज करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो आपके पास एक मेमोरी के अंदर उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होती हैं। तो मल्टीपल कॉपीज को रेफर करने के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, ठीक है, उनको असाइन करने के लिए आप दिस का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कि आप किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। दिस डॉट कार नेम इज द बेसिकली वेरिएबल, और इसके अंदर आपने एक ब्रांड की वैल्यू असाइन करनी, ठीक है। तो नीचे आपने कार नेम इज इक्वल टू, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लासेस के तो आप न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू कार। और क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर बाय डिफॉल्ट ब्रांड की वैल्यू एक्सपेक्टेड है, तो आपने ब्रांड की वैल्यू पास की जो कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगी और ये इसके ब्रांड को इनिशियलाइज कर देगा कार नेम, ठीक है। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID डॉट इनर HTML, इसका जो आपको आइडिया है, माई कार डॉट कार नेम, ठीक है। तो हम इस वेरिएबल की वैल्यू को गेट करेंगे, और बाय डिफॉल्ट जो है ये मोस्ट प्रॉब्ली ये पब्लिक होते हैं इसके अंदर सारे वेरिएबल्स, तो माई कार डॉट कार नेम से जस्ट उसकी वैल्यू को सेट कर देंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? यस सर। तो ये कि ये आप जो इससे पहले भी किए थे, तो आपने हर बार ये किया था इनर HTML, सर आप इनर टेक्स्ट क्यों नहीं यूज करते? अच्छा, हाँ ठीक है। इसमें बेसिकली आपके पास इनर HTML भी होता है और इनर टेक्स्ट भी होता है ना। तो बस ये आप ये समझिए कि मैं पहले आपको इसका डिफरेंस तो आपको आइडिया है ना कि क्या है, ठीक है। ये सर वो आप इनर बताया। HTML, हाँ वो मैं बताया था ना, वो बस मेरी ये हैबिट बन गई है काइंड ऑफ, आप ये कह लें, क्योंकि इनर HTML के अंदर अगर आप टेक्स्ट भी पास कर दें ना तो वो टेक्स्ट को भी डिस्प्ले तो कर देता है ना, ठीक है। सर लेकिन ये इनर बाद में HTML के अगर आप, मसला है उसके हाँ लिए, जी, वो सिक्योरिटी के हवाले से वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी इससे होती है ना, तो वो नहीं सही रहता। अच्छा उसमें इनर टेक्स्ट जो है वो बेटर परफॉर्म करता है। सर इससे ना वो जो इनर HTML, इससे वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी बंदा कर सकता है अगर वो हो ना सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो नहीं से ज्यादा सही रहता जब तक बिल्कुल जरूरत ना हो। हाँ हाँ ठीक है, अभी बात ठीक है। तो आप यू मीन टू से कि
दोनों ही यूज़ ना किए जाएँ जस्ट टू अवॉइड द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये आपका क्वेश्चन है? यस सर। हाँ, तो इसमें बेसिकली अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है ना वो बाद में आई है ना, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज के हम जो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स होते हैं ना वो प्रोग्रामर से यूज़ करने होते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तो बेसिकली जब भी देखते हैं ना कि वो जब देयर आर लूप होल्स या सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं, तो बेसिकली वो जो हैकर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली इस फॉर एग्जांपल डेवलप करते हैं टेक्निक्स को ना, तो हम बेसिकली कंस्ट्रक्ट्स को यूज़ करना अवॉइड नहीं कर सकते ना। हो सकता है जब हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें वेब एप्लीकेशन की तो हम उसमें कोई jQuery की लाइब्रेरी यूज़ कर लें रादर दैन दिस कि हम वनीला जावास्क्रिप्ट के मेथड यूज़ करें या प्रॉपर्टीज यूज़ करें ना। इनर HTML और इनर टेक्स्ट यूज़ करने के बजाय हम लाइब्रेरीज यूज़ कर लें जिनमें बेटर सिक्योरिटी फीचर्स हों, ठीक है। तो इस कोर्स में यहाँ तक तो जस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं कि विदाउट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हमने चीज़ों को किस तरह डिस्प्ले करना है ना, तो दैट इज़ द रीज़न। अगर आप कहेंगे उस एस्पेक्ट को भी मैं कंसिडर करूँ तो फिर हो सकता है कि फिर मैं कोई लाइब्रेरी यूज़ करूँ जिसके अंदर बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह कंसिडर करें, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल कि क्योंकि जो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स होते हैं लैंग्वेज के उसमें कॉन्स्टेंटली हैकर्स जो हैं वो इस अटेम्प्ट में होते हैं कि वो आप उनको ब्रीच किया जाए और डाटा को फॉर एग्जांपल जो ऑथेंटिकेटेड डाटा है जो कि एक्सेस नहीं है उसको रीड किया जाए और उसके अंदर से पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाए। ये तो एक सेपरेट फील्ड है, ये तो बेसिकली चलती रहेगी। लेकिन अगर आप इस लेवल की प्रोफेशनल वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी वाइज भी ये फुल प्रूफ हो क्योंकि इसमें डाटा बहुत प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन हम इस कोर्स के अंदर तो जस्ट इसको देख रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्लास इनहेरिटेंस का भी कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर और आप इनहेरिट करते हैं यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है। तो आप क्लास इनहेरिटेंस यूज़ किस वक्त करते हैं? तो फॉर एग्जांपल आपके पास हो कि मेन क्लास हो जिसके अंदर कॉमन सेट ऑफ फीचर्स हों, कॉमन सेट ऑफ फॉर एग्जांपल मेथड्स हों, फिर कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हों विच आर डिफाइंड इन द एक्सटेंडेड क्लास, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप मेन क्लास एक कार की क्लास क्रिएट कर लें, फिर उसके बाद जो कार के डिफरेंट मॉडल्स हैं फॉर एग्जांपल सुजुकी है, टोयोटा है, अब उनके अंदर कॉमन फीचर्स भी तो हैं ना, ऑल ऑफ देम आर कार्स। तो वो जो कॉमन फीचर्स होंगे वो एक आप मेन क्लास में क्रिएट कर लेंगे जो पेरेंट क्लास होगी। फिर जो एक्सटेंडेड फीचर्स होंगे जो कि पर्टिकुलरली हर एक कार से रिलेटेड हैं तो वो आप बेसिकली इनहेरिटेड क्लास में प्लेस कर देंगे। तो दिस बेसिकली डिफाइंस द लॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ द क्लास इनहेरिटेंस। तो क्लास इनहेरिटेंस का ये कंसेप्ट होता है। अदरवाइज अगर आप क्लास इनहेरिटेंस यूज़ ना करें तो आप ये करेंगे कि हर एक के अंदर इंडिविजुअली कोड को रिप्लिकेट करेंगे, ठीक है, और वो कोड के साइज़ को इंक्रीज़ करेगा और बेसिकली नॉट एफिशिएंट कोड नहीं होगा, ठीक है। तो क्लास इनहेरिटेंस का ये कंसेप्ट है और इसके से हम एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो जब हम क्लास को इनहेरिट करते हैं तो आपने दूसरी लैंग्वेज में भी देखा होगा कि हम हमारे पास कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास में भी होते हैं और चाइल्ड क्लास में भी होते हैं कंस्ट्रक्टर। तो अगर हमने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो देन वी यूज़ सुपर कीवर्ड, और मेरे ख्याल में ये जावा के अंदर भी यही कीवर्ड होता है, फाइन नॉट रॉन्ग, ठीक है। सुपर का मैंने पहले भी यूज़ किया और लैंग्वेज के अंदर भी, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया दैट इज़ अ कार क्लास विच इज़ अ जेनेरिक क्लास, ठीक है। इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है ये वही है जो कि आपने पहले देखा है, लेकिन यहाँ पे हमने एक और मेथड भी डिफाइन कर दिया विच इज़ प्रेजेंट मेथड, ठीक है। और इसके अंदर हमने जस्ट आई हैव अ दिस कार, ठीक है, दिस मॉडल कार। फिर हमने इस क्लास को एक्सटेंड किया इन द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के अंदर जब एक्सटेंड किया तो ये जो सारे वेरिएबल्स हैं और ये जो मेथड्स हैं ये सारे एक्सटेंडेड क्लास में भी अवेलेबल हो गए। अब यहाँ पे जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उससे डिफरेंट हैं, मीनिंग दैट वहाँ पे तो अगर आप प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पब्लिक यूज़ करें तो नेचर ऑफ द इनहेरिटेड बेसिकली मेथड्स और वेरिएबल्स चेंज हो जाती है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये एज्यूम करता है कि ये पब्लिक है, जावास्क्रिप्ट एज्यूम करता है एवरीथिंग इज पब्लिक। जब आप इनहेरिट करते हैं तो इसका बेसिकली जो मेथड है प्रेजेंट ये भी एक्सटेंडेड क्लास के अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है। इसका वेरिएबल कार नेम जो है ये भी आप कहीं भी एक्सटेंडेड क्लास के अंदर भी कर सकते हैं इसको एक्सेस, और आउटसाइड द क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वहाँ से भी इसको कॉल कर सकते हैं। तो लेकिन बहरहाल इसमें कंस्ट्रक्टर है, फिर एक मेथड है, फिर जो एक्सटेंडेड क्लास है उसके अंदर उसका अपना कंस्ट्रक्टर है,
और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है फिर सुपर जो क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल्ड है, ठीक है, विच इज़ दिस वन। और फिर उसके अंदर एक और पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू भी सेट की गई है, ठीक है। फिर उसके अंदर एक और शो का मेथड भी डिस्क्राइब है जो कि पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर रहा है, दिस डॉट प्रेजेंट, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो अपना वेरिएबल है मॉडल, उसकी वैल्यू को भी डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। सो दिस गिव यू अ बिट ऑफ ओवरव्यू के इसके अंदर क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स किस तरह डिफाइन होते हैं और आपके पास मेथड्स किस तरह होते हैं और नेचर ऑफ द और रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द इनहेरिटेड क्लास एंड द पेरेंट क्लास, ठीक है। तो अगर इसमें आप प्राइवेट करना चाहें या वो फिर आप किसी ब्लॉग के अंदर देखेंगे आप किस तरह मेथड्स को किस तरह प्राइवेट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को किस तरह प्राइवेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट दे आर ऑल पब्लिक, ठीक है। तो अब उसके बाद आपने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई का, और उसको उस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑफ द मॉडल क्लास टाइप जो कि इनहेरिटेड क्लास के अंदर डिफाइन है। इसमें 2 वैल्यूज़ पास की कंस्ट्रक्टर के अंदर, ब्रांड और मॉडल। और ब्रांड की वैल्यू थी, फिर उसने इनहेरिटेड क्लास ने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, वहाँ पे ब्रांड की वैल्यू सेट की, और इसी क्लास इनहेरिटेड क्लास के अंदर मॉडल की वैल्यू सेट की, ठीक है। फिर आपने जब माई कार डॉट शो का मेथड कॉल किया विच इज़ अ मेथड फ्रॉम द चाइल्ड क्लास, तो फिर इस मेथड ने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया विच इज़ प्रेजेंट, और वहाँ से उस वैल्यू को गेट किया, उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को। और फिर जो चाइल्ड क्लास है फिर उसके अंदर से उसने मॉडल की वैल्यू को गेट किया। तो इस तरह ये मेथड और वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर वर्क करते हैं विद इन द जावास्क्रिप्ट क्लासेस, ठीक है। तो होपफुली आपको इसका आइडिया हो गया, आप इस पर क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह इस एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स आपने इसको इस तरह अंडरस्टैंड करना है कि आपको एक बेसिक रफ आइडिया हो, ठीक है। तो ऊप से रिलेटेड जो इन डेप्थ क्वेश्चन होते हैं वो दैट आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे मल्टीपल इनहेरिटेड क्लासेस को इनहेरिट करवाऊंगा इस समय, तो वॉन्ट बी आस्क्ड। लेकिन जो इससे पहले वाले सारे जावास्क्रिप्ट बेसिक्स हैं ना, उसमें आपने चीज़ों को इन डेप्थ देखना है, ठीक है। ऑपरेटर्स को इन डेप्थ देखना है, उसके डिफरेंट सिनेरियोज़ को इन डेप्थ देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल पैरामीटर्स हों तो क्या सिनेरियो होगा, अगर मिसिंग पैरामीटर्स हों फिर क्या सिनेरियो होगा, और एरे के आइट्रेशन के फंक्शन को एक दफ़ा गो थ्रू करना है अच्छी तरह, ठीक है। और एरो फंक्शन को देखना है और उससे रिलेटेड फर्दर रीड करना है, क्योंकि एरो फंक्शन तो आप फ्यूचर में काफ़ी यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट इज द जावास्क्रिप्ट एरर्स। तो ये जो टॉपिक है दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू अदर लैंग्वेज एज वेल। तो दूसरी लैंग्वेज जो थी उसमें आपके पास एक ट्राई कैच का ब्लॉक होता है। ट्राई ब्लॉक के अंदर आप बेसिकली कोड प्लेस करते थे जिसको अवेलुएट करना है फॉर द एरर्स, और जब एरर आइडेंटिफाई होता था तो आपका कंट्रोल जो था वो कैच ब्लॉक के अंदर चला जाता था, ठीक है। कैच के अंदर पैरामीटर ERR एक पैरामीटर रिसीव होता है, और इस पैरामीटर की जो वैल्यू होती है फॉर एग्जांपल फिर आपके पास कैच ब्लॉक के अंदर आप एरर को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर आपके पास कोड है और कैच ब्लॉक के अंदर एरर को हैंडल करने का मैकेनिज्म, एरर को डिस्प्ले करने का मैकेनिज्म, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर अवेलेबल एज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट एज वेल। तो नीचे जो आपके पास स्क्रिप्ट है उसमें छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है। ट्राई स्टेटमेंट में हमने एक eval स्टेटमेंट लिखा है, ये मेथड है, ठीक है। eval स्टेटमेंट, eval स्टैंड फॉर एवेल्युएशन, एवेलुएट। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप जो भी बेसिकली पैरामीटर पास करते हैं ये उसको एवेलुएट कर देता है। ये पैरामीटर जो है ये आपके पास एक्सप्रेशन भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर 2 + 3 पास कर देंगे तो ये इसको 5 रिटर्न कर देगा सम करके। अगर आप इसमें 2 × 3 अप्लाई कर पास कर देंगे तो ये 2 × 3 = 6 ये रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ पे आपने अलर्ट मेथड पास किया हुआ है तो ये इस एक्सप्रेशन को भी एवेलुएट कर देगा, कि अलर्ट मेथड को एवेलुएट कर देगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा एवेल्यूशन का मेथड है जो कि अपने अंदर जिस तरह का भी पैरामीटर पास हो उसको एवेलुएट कर देगा। दिस इज अ जावास्क्रिप्ट मेथड, ठीक है। इसमें अंदर जो हमने अलर्ट मेथड पास किया है ना वो डबल कोट्स के अंदर है, और उसमें देखिए सिंटैक्स एरर है, और वो एरर ये है कि हेलो का सिंगल कोड जो हमने स्टार्ट किया उसको क्लोज नहीं किया। सो देयर इज एन एरर इन दिस स्टेटमेंट। जब एरर जनरेट होगा तो कैच ब्लॉक के अंदर ERR का जो वेरिएबल है इट विल कैच द एरर, और ERR.name
डॉट नेम की जो प्रॉपर्टी है, दिस बेसिकली प्रॉपर्टी डिस्प्लेज द टाइप ऑफ एरर, कि किस नेचर का एरर अकर हुआ इन द कोड। तो यहाँ पे आपके पास जो बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स एरर लिखा हुआ नजर आ रहा है, सो दिस मीन्स दैट दिस इज सिंटैक्स एरर। तो लैंग्वेज का सिंटैक्स एरर है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो ये 1 डिवाइडेड बाय 0 evaluate कर लेना आप, सो दिस इज नॉट अ सिंटैक्स एरर, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एरर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इस तरह का एरर जनरेट करके एरर डॉट नेम को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे वो जो रेलिवेंट एरर नेम है उसको प्रिंट करेगा। एंड दिस एरर नेम इज द डिफॉल्ट एरर नेम स्पेसिफाइड एज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन के अंदर इस एरर का नेम डिफाइंड है, वो भी डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें कि हम खुद से एरर जनरेट करें, फॉर एग्जांपल सिंटैक्स एरर ना हो, इसकी जगह मैं खुद से एरर्स जो एरर की डिस्क्रिप्शन है वो जनरेट करूँ, सो फॉर दैट पर्पज देयर इज अ स्टेटमेंट नोन एज थ्रो स्टेटमेंट। तो थ्रो स्टेटमेंट से आप स्ट्रिंग्स थ्रो कर सकते हैं, एरर स्ट्रिंग्स थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल से मैं आपको थ्रो स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करता हूँ। तो आपके पास ये राइट साइड पे एक फॉर्म नजर आ रहा है आपको, जिसमें लिखा हुआ है प्लीज एंटर इनपुट अ नंबर बिटवीन 5 and 10। ठीक है, इसमें आपके पास अब मल्टीपल सिनेरियोज है ना। अगर 5 से लेस वैल्यू एंटर करें, 2 वैल्यू एंटर कर दें, तो फिर एक आपके पास एरर आना चाहिए कि इनपुट इज लेस देन 5। अगर 10 से ग्रेटर करूं, तो फिर एक डिफरेंट एरर आना चाहिए कि इनपुट इज ग्रेटर देन 10। अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू एंटर ना करूं, तो फिर इनपुट इज एम्प्टी एरर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आपके पास डिफरेंट, अगर इसके अंदर मैं नंबर की वजह स्ट्रिंग ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल ए, तो फिर डिफरेंट एरर आना चाहिए। So with respect to these different category of errors, I can throw different error strings. ठीक है, so this I can do using the throw statement. तो इसकी जो ऊपर इनपुट एलिमेंट है ये भी आप देख लें, और उसके बाद बटन एलिमेंट है, उसके अंदर ऑन क्लिक का इवेंट है, उसके क्रॉस एक मैंने फंक्शन डेफिनेशन स्पेसिफाई की। इस फंक्शन के अंदर अगर आप जाएंगे, तो आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी से P01 एक एम्प्टी पैराग्राफ है, इसका कंट्रोल गेट किया और मैसेज के अंदर सेव कर दिया। फिर आपने एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट वैल्यू। तो डेमो क्या है? डेमो इज एन इनपुट फील्ड, जो कि आपको राइट साइड में नजर आ रही है। वैल्यू प्रॉपर्टी बेसिकली इसमें से जो भी यूजर डाटा एंटर करेगा उस वैल्यू को रिटर्न कर देगी। ठीक है, जिस तरह इनर HTML जो है ना, वो HTML टैग्स में से HTML को रीड करके रिटर्न करती है, इस तरह वैल्यू प्रॉपर्टी जो है, इट रिटर्न्स द वैल्यू वट एवर वैल्यू हैज बीन एंटर्ड इनसाइड द टेक्स्ट फील्ड, रिटर्न करेगी और एक्स में सेव कर देगी। अब उसके बाद आपने इफ स्टेटमेंट्स लगाएंगे। ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 एम्प्टी, मीनिंग दैट के यूजर ने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की, तो आपने थ्रो किया इज एम्प्टी। दिस इज द कस्टम एरर मैसेज। अगर इफ इज NaN इज नॉट अ नंबर, मीनिंग दैट यूजर एंटर्ड स्ट्रिंग, you would throw the statement is not a number. If x is greater than 10, then you would throw the error is too high. If x is less than 5, then you would throw the error is too low. अब ये डिपेंडिंग अपॉन द इफ स्टेटमेंट ये एरर थ्रो करेगा, और इस एरर को आप यहाँ पे मैसेज डॉट इन HTML के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। इनपुट कंकैटिनेट करें। ठीक है, इनपुट इज टू लो या टू हाई या इज नॉट अ नंबर या इन इज एम्प्टी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एरर। और राइट साइड पे आपको एक एरर नजर भी आ रहा है। तो थ्रो स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं फॉर थ्रोइंग द एरर्स, कस्टम एरर्स। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो किसी को, ये आप कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर द टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट। एंड इन व्हाट एस्पेक्ट देयर आर टू बेसिकली। नमाज का टाइम हो गया, क्लास खत्म हो गई। बस ये ख़त्म ही है, ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, नमाज जो है हाँ बिल्कुल 5:15 होती है। तो ये लास्ट स्लाइड है, इसको मैं टेम्पलेट लिटरल्स को जल्दी से कवर कर देता हूँ। तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स एंड द स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। एक तो आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को हैंडल करने में हेल्प करती है, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वही है जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यूज़ को रिप्लेस करना। तो इंटरपोलेशन इज द सिनोनिम ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसको आप सब्सटीट्यूशन भी कह सकते हैं। सब्सटीट्यूशन मीन्स दैट रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है ना, दिस डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल वे ऑफ हैंडलिंग द स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये आप देख लेंगे, ये आपको समझ आ जाएगी।
लेकिन टेम्पलेट लिटरल से किस तरह करेंगे? अगर आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो जिसको मैंने अभी स्क्वायर के अंदर इनक्लोज किया, दिस इज द वन, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब बैक टिक्स के अंदर आपने स्ट्रिंग को इनक्लोज किया ना, तो राइट साइड पे ये आपको इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट करेगा। अगर आप बैक टिक्स को यूज़ ना करते तो आप यहाँ पे \n यूज़ करते फॉर गिविंग द लाइन ब्रेक, ठीक है। इसी तरह जब आपने वेरिएबल की वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है तो नीचे देखें, द सम इज a एंड b इज $a + b, ठीक है। ये भी बैक टिक्स से आप कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द बेसिकली एरिया ऑफ टेम्पलेट एडिटर। इसके बाद कमेंट्स जो हैं, कमेंट्स का आपको आइडिया है। अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट देने हो तो 2 बैकस्लैशेस /, अगर आपने मल्टी लाइन देने हो तो स्लैश एंड स्टैरिक और स्टैरिक एंड स्लैश, ठीक है। दिस इज सी के अंदर भी इसी तरह आप कमेंट्स देते हैं। सो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं ताकि आप इसको नमाज पढ़ लें और बाकी चीज़ें, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, जो इनर HTML है और इनर टेक्स्ट है, उसमें बस यही डिफरेंस है कि जो इनर टेक्स्ट है, जो इनर HTML है वो रेंडर करता है HTML को, इनर टेक्स्ट जो होता है रेंडर नहीं करता। हाँ जी, ठीक है सर। कोई डिफरेंस। टेक्स्ट जो है उसको अगर प्लेन टेक्स्ट लेता है तो अगर आप उसमें टैग्स एंटर कर देंगे ना इनर टेक्स्ट के अंदर, तो वो टैग्स को भी एज इट इज़ टैग्स ही डिस्प्ले कर देगा इस तरह। लेकिन इनर HTML उसको रेंडर करके उसकी जो HTML आउटपुट है वो जनरेट करेगा, मीनिंग दैट इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट के तौर पे लेगा। अदरवाइज अगर आपने H1 किया हुआ है तो वो H1 टैग को एज इट इज़ डिस्प्ले कर देगा, जबकि इनर HTML इसको H1 हेडिंग में ट्रांसफॉर्म कर देगा। दिस इज ए डिफरेंस। ठीक है सर। ठीक है, चलिए कम करते हैं।